सो क्रिप्स के बाद कैबिनेट मिशन, ठीक है। पूना पैक्ट किसके बीच था? गांधी जी एंड अंबेडकर जी। गुड। बॉम्बे और मद्रास को सबऑर्डिनेट किया था बंगाल के 1773, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कब बनाया हमने? फेडरल कोर्ट कब बनाया? 35 के एक्ट में बनाया, 37 में क्रिएट किया हमने। क्लियर है? फेडरल कोर्ट। और 1950 में क्या कर दिया उसको हमने? वापस सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है? तो उसका सीक्वेंस ऐसा था कि सुप्रीम कोर्ट पहले बनाया, फेडरल कोर्ट बनाया, देन अगेन सुप्रीम कोर्ट, और अभी यही सुप्रीम कोर्ट चला आ रहा है। तो इस तरह से पहले सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कोर्ट, देन अगेन सुप्रीम कोर्ट, ये रहा। अमेरिका में आज भी फेडरल कोर्ट ही है, जो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है अमेरिका में वो फेडरल कोर्ट है, राइट? सो और वहां पर हर स्टेट में सुप्रीम कोर्ट है। क्लियर है? तो नाम अलग अलग है। तो हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है वो वहां पर फेडरल कोर्ट है, और हमारे यहाँ जो उनके यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे यहाँ हाई कोर्ट है, ऐसा नाम है। ठीक है? अमेरिका में तो आप देखोगे नाम अलग अलग है, बट रोल लगभग वैसा ही है, और कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। टॉपिक आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन किस ईयर में एस्टेब्लिश किया? 1926 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ली कमीशन। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कब लाए? 35 के एक्ट में, सेम 37 में हमने बनाया। ठीक है। एंड देन यूपीएससी 1950 में। ओके। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का आर्टिकल क्या है एट प्रेजेंट? एंड जेपीएससी तुक्का 315 में ही है ना? तीनों एक साथ है, तीनों एक साथ है, 315 में ही है। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, गुड। देन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब सेपरेट हुए थे दोनों? 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। विलियम पिट उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के। ठीक है, ये भी बढ़िया, आप लोग को याद है। जस्ट चेक कर रहा हूं, याद है तो अच्छी बात है। और क्रिश्चियन मिशनरीज का आगमन 1813 में हुआ। गुड। और इसी वक्त इनकी मोनोपोली ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी, इसको मेंटेन करते हुए बाकी को अबॉलिश कर दिया था इसी ईयर में। ठीक है। इनको एज अ कमर्शियल कंपनी कंप्लीटली इनका अबॉलिश कर दिया। ईयर 1858। ठीक है, 1858 में कर दिया, बिकॉज रिवोल्ट हुआ और उसके बाद ऐसा कर दिया गया। ठीक है। और जो वॉइस राय बने वो हम लोग लिखना भूल गए थे। फर्स्ट वॉइस राय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। और गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ सिपाही म्यूटिनी कौन थे? लॉर्ड कैनिंग ही थे। क्लियर है? सेम पर्सन को इधर प्रमोट किया गया था। क्लियर है? सो जनरल, गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ सिपाही म्यूटिनी, और जो रिवोल्ट हुआ था उस टाइम पे कौन थे गवर्नर जनरल? सेम पर्सन वाज प्रमोटेड। उनके काम को देखते हुए कि ही डिड गुड जॉब और लगभग कंट्रोल करने की पोजीशन में आ गए थे, वो कर ही लिया बाद में। तो डिफीट हो गए हम इंडियंस। तो आप देखोगे उनको प्रमोट किया और उनको वॉइस राय बना दिया गया। गॉट इट? ठीक है, ये भी गुड। एंड
ऑफिस सॉरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कब क्रिएट किया? ईयर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत के राज्य सचिव का पद कब क्रिएट किया? 1858 में क्रिएट किया। ओके गुड। बॉम्बे और मद्रास को हमने लेजिस्लेटिव पावर वापस लौटा दिया, कब किया ऐसा? उनसे लेजिस्लेटिव पावर वापस ले लिया था, ये हुआ था किस ईयर में? 1833 में। और लौटाया कब? 1861 में। क्लियर है? एग्जैक्ट 30 इयर्स के बाद, मतलब रिवोल्ट होने के तुरंत बाद नहीं किया, बट ग्रेजुअली जब हम आगे बढ़ते गए 1861 के एक्ट में हमने किया, तो उनको वापस कर दिया कि अब आप अपने कानून खुद ही बना सकते हैं। ठीक है? ओपन कंपटीशन सिस्टम फाइनली स्टार्ट हुआ कब, किस ईयर में? 53 में स्टार्ट किया। ठीक है? ब्रिटेन में आप देखोगे 55 में वो लोग लेकर आते हैं, ब्रिटेन में 2 साल बाद होता है। ठीक है? मेरिट सिस्टम 55। एंड व्हाट अबाउट यूएसए? मैंने बताया था आपको उस दिन, लिखे नहीं होंगे शायद। 1883 मेरिट सिस्टम। ठीक है? सो मेरिट सिस्टम वही जो आप जिससे अभी आप एग्जाम देते हो, ओपन कंपटीशन, उसी को मेरिट सिस्टम कहा गया। वॉइसरॉय ऑर्डिनेंस इशू कर सकते थे, ये पावर कब दिया उनको? कब हुआ? 91, 92, 61। ठीक है? 1861 में। Okay, give the next title. Cabinet mission. इन सब का एक बार हिस्ट्री में डेट पूछा हुआ है, किसका किसका? ये सब जितने भी शुरू के थे 42 क्या था? डू और डाई, मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट, उसका पूछा डेट, एग्जैक्ट डेट पूछा, कैबिनेट मिशन की डेट, और आपके ये ट्रिप्स मिशन की डेट। इन सब की डेट को मैच करने आया। देखो क्वेश्चन एक एक बार ही आते हैं, यूपीएससी जनरली रिपीट नहीं करती क्योंकि उसके पास ढेर सारे ऑप्शन है पूछने के लिए, बट आपको अलर्ट रहना है कि जो पूछा जा चुका वो बाय डिफॉल्ट आपको याद होना चाहिए, वो दोबारा आए या ना आए, आप स्किप नहीं कर सकते। पता चला एक पॉइंट रिपीट कर दिया, तो आपके पास तैयारी का बेस्ट ऑप्शन ये है कि लास्ट 30 to 40 इयर्स के पीवाईक्यूज कंट्रोल में ले लो आप। प्री यदि पास करना है पढ़ाई करने के बाद 40 इयर्स का आप पीवाईक्यू कंट्रोल में ले लो, मैं गारंटी लेता हूं प्री फेल नहीं करोगे आप, एकदम गारंटी। लेकिन 40 इयर्स का कंट्रोल करने का मतलब है कि उतना जुडिशियली आप टाइम दोगे, ठीक है ना, तब पॉसिबल है। तो एकदम पॉसिबल है पढ़ने के बाद, अभी तो एकदम मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं आपसे, लेकिन पढ़ने के बाद उस पोजीशन में आप आ जाओ कि सर हमने 40 इयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। और ऐसा नहीं कि गाइड में देख देख के आंसर, खुद ही सॉल्व करना है उसको। इससे क्या होगा, लर्न होगा आपको कि इसका आंसर यही होगा हमेशा, तो आपको वो फिक्स होता जाएगा दिमाग में। और 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड जितने राउंड कर सको आप करके देख लो, आप देखोगे क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यूपीएससी क्लू देती है आपको हर बार कि इस तरह के पैटर्न होंगे, ऐसा क्वेश्चन होगा, ठीक है। आपको आइडिया मिलेगा 40 इयर्स का करने के बाद कि यूपीएससी आखिर चाहती क्या आपसे, ठीक है। सो कैबिनेट मिशन 1946 लिखेगा, दे केम टू इंडिया ऑन 4th March 1946, they came to India on 4th March 1946. It consisted of 3 British cabinet ministers. It consisted of 3
British cabinet ministers, Lord Pethick Lawrence, Lord Pethick, P-E-T-H-I-C, Pethick Lawrence, L-A-W-R-E-N-C-E, comma Sir Stafford Cripps, Sir Stay, S-T-A-F-F-O-R-D, Cripps. So he is the person who repeated. ये भी क्वेश्चन आ चुका है हिस्ट्री में. एंड मिस्टर अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, A-L-E-X-A-N-D-R. The mission recommended the following proposals. The mission recommended the following proposals. The mission recommended the following proposals. Done. Point number 1. There should be a union of India. There should be a union of India embodying E-M-B-O-D-Y-I-N-G, embodying both British India and the states, with the exception of certain reserved subjects, comma, all subjects were to be retained by the states. All subjects were to be retained by the states. Point number 2. The paramount लिखो NCY, paramount C of crown was to lefts. paramount क्या होता है? टॉप नोच, ठीक है ना, उसको पैरामाउंट कहते हैं. सो पैरामाउंसी ऑफ क्राउन का मतलब क्या हुआ? उनकी जो बादशाहत है वो हट जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, ठीक है. ऑफ क्राउन इज अ बेसिकली न्यूट्रल, जेंडर न्यूट्रल है ना. क्राउन मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, इसलिए बेटर वो क्राउन. क्राउन वॉज टू लेफ्ट. थर्ड वन इज फॉर द पर्पज ऑफ फ्रेमिंग a new constitution, a constituent assembly was to be elected. A constituent assembly was to be elected. Next, an interim government and interim मतलब फाइनल के पहले जो होता है उसको इंटरिम कहा जाता है. क्लियर है? जैसे फाइनल कोई चीज आने वाली है उसके पहले आपने टेम्पररी बना के रखा है टाइम बीइंग के लिए, तो उसको इंटरिम कहा जाता है टेक्निकली. उसके बाद वो फाइनल वाला आएगा. ड्यू टू सम रीजंस उसको फाइनल को नहीं लाया जाता. जैसे इंटरिम बजट. सो इंटरिम बजट कब आएगा? जब इलेक्शन ईयर होगा, ठीक है. इस साल जैसे मई में इलेक्शन होने हैं, तो इस साल जो फैब का जो बजट होगा वो इंटरिम बजट कहलाएगा. और जो फाइनल बजट है वो जुलाई में आएगा आफ्टर टेकिंग ओथ एंड ऑल. तो गवर्नमेंट दोबारा, मतलब जो भी गवर्नमेंट आएगी सेम है तो सेम गवर्नमेंट ले आएगी, अदरवाइज न्यू गवर्नमेंट जो है वो बजट लेकर आएगी. सो इन दैट वे दिस इंटरिम, सो एन इंटरिम गवर्नमेंट वाज टू बी सेट अप हैविंग द सपोर्ट ऑफ मेजर पॉलिटिकल पार्टीज. Now the change the para. The proposals of cabinet mission
The proposals of cabinet mission were accepted, and in July 1946 accepted, and in July 1946 elections to Constituent Assembly took place. Elections to Constituent Assembly took place. Now change the para. On February 20th, 1947, 20 फरवरी 1947, the British Prime Minister Clement Clement Attlee Clement Attlee declared that the British rule in India would end by June 30th, 1948. Change the para. This announcement was followed by the agitation by the Muslim League. Demanding partition of the country. Full stop. Change the para. Again on June 3rd, 1947. The British government made it clear. That any constitution framed by the Constituent Assembly of India cannot apply to those parts of the country which were unwilling to accept it. Again change the para. On the same day, June 3rd, 1947. Lord Mountbatten, the Viceroy of India, put forth the partition plan. Known as the Mountbatten Plan. Yes. On the same day, June 3rd, 1947, Lord Mountbatten, the Viceroy of India,
put forth the partition plan that is known as Mountbatten Plan, and the same plan was called 3rd June Plan also. ब्रैकेट में लिख लीजिए, it was also known as 3rd June Plan. It was also known as 3rd June Plan. Again change the para. The plan was accepted by the Congress. The plan was accepted by the Congress and the Muslim League. And the Muslim League, full stop. Immediate effect was given to the plan by enacting enacting the Indian Independence Act 1947. Enacting the Indian Independence Act 1947. Okay. Now give the title, same title, Indian Independence Act 1947. First point, it ended the British rule in India. It ended the British rule in India. And declared India as an independent and sovereign state from August 15, 1947. August 15, 1947. What does it mean by sovereign? Yes, free from any kind of external control in a political sense. Okay. So any country which is free from outside control or control done by any colonial ruler. Okay. So in that sense it is called sovereignty or sovereign status. Okay. So in our case Parliament is a sovereign body. That means Parliament can make their own laws and there is a no outside control. Okay. That is a sovereign or sovereignty. Second, it provided for the partition of India and creation of पार्टीशन किसका था? भारत का था, पाकिस्तान का? भारत का था, ध्यान रखना सेंटेंस में, ठीक है ना? सो it provided for the partition of India and creation of two independent dominions of India and Pakistan. Two independent dominions of India and Pakistan. Next, it abolished the office of Viceroy. It abolished the office of Viceroy and provided for each dominion a Governor General
who was to be appointed by, who was to be appointed by the British King on the advice of the Dominion Cabinet, to be appointed by the British King on the advice of the Dominion Cabinet. Next, it empowered the constituent assemblies. It empowered the constituent assemblies of the two dominions to frame and adopt any constitution for their respective nations and to repeal any act of the British Parliament including the Independence Act itself, including the Independence Act itself. Next, it abolished the office of the Secretary of State. It abolished the office of the Secretary of State for India and transferred his functions to the Secretary of State for Commonwealth Affairs. Secretary of State for Commonwealth Affairs. Next, it proclaimed the lapse of British paramountcy, MOUNTCY, paramountcy over the Indian princely states, and treaty relations with tribal areas from August 15, 1947. It granted freedom to the Indian princely states either to join the Dominion of India, or Dominion of Pakistan, or to remain independent,
It designated the Governor General of India. It designated the Governor General of India and the provincial governors as constitutional ब्रैकेट में नॉमिनल provincial governors as constitutional in bracket nominal heads of the states. nominal को ब्रैकेट में ले लेना, governors as constitutional heads of the states. so still they are nominal. okay, तो हमने सेम उठा के कंटिन्यू किया, कोई चेंज नहीं किया गवर्नर की पोस्ट में. एंड गवर्नर इज ट्रीटेड एज लोकल गार्जियन ऑफ द स्टेट्स. सो नेक्स्ट एक लाइन और लिखिए उसमें, दे वर मेड टू एक्ट, दे वर मेड टू एक्ट on the advice of the respective council of ministers in all matters. अभी भी यही होता है, लेकिन इंडिया में अभी जो गवर्नर हैं उन्होंने बहुत सारे पंगे किए हैं जहां सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा. तो मैं बताऊंगा ये सारे केसेस लाइन से कि गवर्नर की पोस्ट में इन लोगों ने क्या क्या किया है, क्या नहीं किया. करेक्ट. सो यू विल फाइंड कि गवर्नर अभी आज की डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारों पर चलते हैं और ज्यादातर उनके ही डायरेक्शन को फॉलो करते हैं. तो इसीलिए कोर्ट को बीच में आना पड़ा कि गवर्नर गलत कर रहे हैं. इनफैक्ट अभी याद होगा आपको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, टाइमलाइन डिसाइड कर दिया. गवर्नर ने जिस बिल को रिजर्व किया प्रेसिडेंट के लिए और प्रेसिडेंट के लिए टाइमलाइन डिसाइड कर दिया, तो प्रेसिडेंट ने पलट के 143 के सहारे पूछ लिया सुप्रीम कोर्ट से, 20 क्वेश्चंस की लिस्ट पकड़ा दी और कहा इसका आंसर करो. बट सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंडेड विद दोज क्वेश्चंस. ओके, दे आर फ्री टू से नो टू दोज क्वेश्चंस, चाहे तो मना कर सकते. ओके, एंड इफ सम एडवाइस or advices given by the Supreme Court, so President is not supposed to follow. I mean that is again discretionary of the President. कि वो फॉलो करे ना करे उनके ऊपर है. इनके लिए भी मैंडेटरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जवाब दे या ना दे. तो बाद में और बात करेंगे क्लॉज के बारे में. आर्टिकल 143 में ऐसा होता है. नेक्स्ट लिखिएगा, it discontinued the appointment to civil services and reservation of post by the Secretary of State for India. यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? इसके बाद आपको पता है कि देश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होगा. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम लोग पहले पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इलेक्शन कैसे हुआ, क्या हुआ, कौन आया कौन गया, कमेटी क्या बनी, ये सब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है. इनमें ज्यादातर क्वेश्चन कहां से किसके लिए आएगा? प्रीलिम्स के लिए आएंगे क्वेश्चंस ज्यादातर टाइम. मेंस में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आए हैं बट लिमिटेड वर्जन में आए, पूछे जाएंगे. बट प्री टाइप के ज्यादा फैक्ट्स हैं, मेंबर्स हैं, कमेटी के नाम हैं, ये सब ज्यादा है इसमें, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है. तो उनको मैंने एक जगह कर रखा है और सभी किताबों में नोट्स में भी आपको मिल जाएगा.
उसका कोई बेस नहीं था, वो लोग, उनको लगा था कि हम सब मैनेज कर लेंगे, मतलब उतना टाइम चाहिए था उनको हैंडओवर करने के लिए। देखो उस वक्त बहुत कोई साइंटिफिकली कैलकुलेशन किया होगा ऐसा नहीं था, इनके दिमाग में ये था कि इतना टाइम हमको लगेगा हैंडओवर करने में। ये तो हरी में गए ना 1 साल पहले, मैंने बताया था कल रीजन आपको कि इनके जाने के पीछे बहुत सारे प्रेशर्स थे। 5-6 पॉइंट्स हैं, वो आपको याद रखना है, क्लियर। और कभी आप ये पढ़ते हो स्पेक्ट्रम, तो यू विल फाइंड दोस पॉइंट्स इन स्पेक्ट्रम आल्सो। हिस्ट्री का पढ़ते हो ना स्पेक्ट्रम, नहीं पढ़ा? मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम एक बुक आती है। स्पेक्ट्रम है कुछ नहीं, लेकिन वो क्या है, कलेक्शन बढ़िया है उसका, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट वो इतना बढ़िया उन्होंने तैयार किया है कि उसके बाद उससे बेटर वर्जन आया नहीं उसका, ठीक है। तो जरूरी नहीं वहां से क्वेश्चंस आए, बट फैक्ट्स याद करने के लिए बढ़िया है किताब। तो उसमें क्या है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, तो उसमें आप देखोगे एक क्वेश्चन, और ये यूपीएससी ने पहले पूछा हुआ है कि 1 साल जल्दी पहले क्यों चले गए, तो उसका रीजन आप देखोगे 30 जून 48 क्यों रखा था डेट, बहुत कोई लॉजिक नहीं है। इनको लगा कि हम इतने में हैंडओवर कर लेंगे या सारा सिस्टम एस्टेब्लिश कर देंगे, इनके दिमाग में था कि धीरे धीरे हम हैंडओवर करते चले जाएं, क्लियर है। क्योंकि वैसे भी ये गए थे तो हड़बड़ी में गए, ये तो तय, क्योंकि बहुत सारी चीजें डिस्प्यूटेड रह गई। चाइना तरफ का बॉर्डर डिस्प्यूटेड है, बांग्लादेश के साइड का बॉर्डर डिस्प्यूटेड है, पाकिस्तान स्टिल आप देख रहे हो चैलेंज में है। तो इन्होंने ये सोचा नहीं था कि हटते हटते में बहुत सारे चैलेंजेस आ जाएंगे, बट जाते जाते चैलेंजेस बढ़ गए, इसीलिए 48 डिसाइड किया था इन्होंने, बट जस्ट रिवर्स कर दिया, 1 साल पहले इनको करना पड़ा, क्लियर है। मतलब कोई बहुत रैशनैलिटी उसके पीछे नहीं है। जब आप पढ़ोगे हिस्ट्री की किताबें या और डिटेल में, तो यू विल फाइंड कि उनको टाइम चाहिए था हैंडओवर करने के लिए, बस वो सिस्टमेटिकली जाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने हड़बड़ी दिखाई तो उन्होंने फटाफट हैंडओवर करना शुरू कर दिया सारी चीजों को। इसीलिए कई जगह हेफाजत है, आप देखोगे भारत पाकिस्तान के बीच कुछ पैसे का लेन देन भी होना था, ठीक है ना, उनको कुछ साजो सामान देना था, बहुत सारी चीजें बटी है कि इतना बकेट तुम्हारा, इतना बकेट हमारा, ऐसे भी बटा है सामान, कि जो था वो तो बांटना ही था, क्योंकि उनको फ्रेश सब कुछ बनाना था। तो बहुत कुछ यहाँ से सामान भी लेकर गए वो लोग जब बटा। तो हालांकि उससे ज्यादा बड़ा नुकसान ये हो गया कि ट्रेन जब उधर से आती थी तो लाशें भर के आती थी, इधर से जब जाती थी तो लाशें भर के जाती थी। तो ये एक बड़ा डैमेज था दोनों तरफ के देशों को, क्लियर है, ठीक है। एनीवेज पेन एक्टिवेट नहीं हो रहा। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप देख पाते हैं इनका डबल रोल था उस टाइम पर, एक था पार्लियामेंट और एक था कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना। पार्लियामेंट की जरूरत इसलिए थी कि डे टू डे लाइफ में जो लॉज बनने थे वो भी तैयार किए जा रहे थे। और आप देख पा रहे हैं कि ये फोटोग्राफ्स उस वक्त के हैं। अब देखोगे इसको ईयर वाइज, देन 34 में क्या था, इट वॉज इन 1934 दैट द आइडिया ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया वॉज पुट फॉरवर्ड बाय द फर्स्ट टाइम बाय M.N. रॉय। इनका नाम आता है प्रीलिम्स में, हिस्ट्री में पूछा गया है, अ पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। तो हिस्ट्री में आप इनका नाम पढ़ेंगे। So first time he demanded, then 35, the Indian National Congress for the first time officially demanded a constituent assembly to frame the Constitution of India। कब? 35 में डिमांड किया था हमने। तो जस्ट हम हिस्ट्री में जाकर देख रहे हैं वापस। 38 आपको याद है, 39 इसके बाद अगस्त प्रस्ताव की बात होती है, प्रपोजल की बात होती है। Nehru ji on behalf of the INC declared that the constitution of free India must be framed without outside interference by a constituent assembly elected on the basis of adult franchise। तो आप सोच कर देखो कि उनके दिमाग में डेमोक्रेसी कितनी क्लियर थी उस जमाने में। उन्होंने कहा था कि हम खुद पहले एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर असेंबली बनाएं और फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करें। And this demand was finally accepted in principle by the British government in what is known as the August Offer of 1940. So this is sequence of 34, 35, 38 and finally 1940। और यहाँ से हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाना स्टार्ट किया था, ठीक है। ये पीपीटी आपको मिल जाएगी, तो अभी कुछ छूट भी रहा है तो जस्ट डोंट वरी। नाउ in 1942 Sir Stafford Cripps, a member of the British cabinet, came to India
with a draft proposal of the British government on the framing of an independent constitution to be adopted after the World War II. इसको डिटेल में आप लोगों ने लिखा है सारे proposals. The Cripps proposal were rejected by the Muslim League, which wanted India to be divided into two autonomous states with the two separate constituent assemblies. Finally, a cabinet mission was sent to India. While it rejected the idea of two constituent assemblies, it put forth a scheme for the constituent assembly which more or less satisfied the Muslim League. Clear है? तो फाइनली कैबिनेट मिशन का ही प्लान है जिसको हम लोगों ने आगे एक्सेप्ट किया. The Constituent Assembly was constituted in November 1946 under the scheme formulated by the Cabinet Mission Plan. तो ये आपके प्रीलिम्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बेस में क्या था, तो कैबिनेट मिशन प्लान वाज देयर. नाउ द बेसिक फैक्ट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू बी 389. तो टोटल इतने. अब ये इसका बेस क्या रहा होगा? 389 ही हमने क्यों डिसाइड किया? ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. रफ कैलकुलेशन था उस टाइम पीरियड में, बहुत हमारे पास गली मोहल्ले की गिनती नहीं थी, बट इवन दो वी डिसाइडेड दिस नंबर. ऑफ दीज 296 सीट्स वर टू बी अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया एंड 93 सीट्स टू दी प्रिंसली स्टेट्स. जो राजा महाराजा थे उनको हमने 93 सीट्स एलोकेट किया. कहा आपके यहां से भी मेंबर्स आने चाहिए. Out of 296 seats allotted to the British India, 292 members were to be drawn from the 11 governors provinces and 4 from the 4 chief commissioners provinces, 1 from each. तो चीफ कमिश्नर्स का कॉन्सेप्ट अलग था और गवर्नर मतलब स्टेट वाला कॉन्सेप्ट था. क्लियर है? तो दोनों के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अलग थे, अदरवाइज बहुत कोई डिफरेंस नहीं था गवर्नर प्रोविंस में और चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस में. स्टेटस थोड़ा इसका अपर साइड में था. क्लियर है? ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट्स और ग्रुप ऑफ स्टेट्स इन केस ऑफ स्मॉल स्टेट्स वर टू बी अलॉटेड सीट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन. तो जिसकी बात हम कर रहे थे, रफली 1 सीट वाज टू बी अलॉटेड फॉर एवरी मिलियन पॉपुलेशन. मिलियन मींस 10 लाख. तो 10 लाख के ऊपर एक सीट हमने अलोकेट किया था कि एक बंदा उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा. Seats allocated to each British province were to be divided among the 3 principal communities, Muslim, Sikh and others. तो others में and general, all except Muslim and Sikh सबको उसमें रखा गया in proportion to their population. तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से हमने डिवाइड किया. और ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी के प्री में आ चुका है. दिस वन, ये वाला स्टेटमेंट. The representatives of each community were to be elected by members of that community. वहीं के कम्युनिटी इन दी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड वोटिंग वाज टू बी बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. तो ये वाला जो वोट सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसमें आप क्या करते हो, मान लो 5 कैंडिडेट खड़े हैं तो पांचों को आप नंबर अलोकेट करते हैं. जैसे आपके पास जितनी वैकेंसी है यूपीएससी में उन सभी को आप रैंक में डालते हैं. आप कोई भी पोस्ट छोड़ते नहीं और सभी स्टेट्स को आपको क्या करना पड़ता है, चुनना पड़ता है फॉर कैडर अलोकेशन. आप ये नहीं बोल सकते 4 स्टेट का नाम मैं नहीं लिखूंगा, आपको लिखना पड़ेगा कंपलसरी, सभी को देना पड़ेगा. सेम वे आप अभी क्या करते हो, एक वोट देते हो, आपका 1 पर्सन 1 वोट. आपका जो वोट है वो एक काउंट होता है जब आप वोट डाल के आते हो और एक बंदे को ही देते हो. बट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि आपके सामने 5 बंदे खड़े हैं तो पांचों में से पहला कैंडिडेट आपका कौन होगा, प्रेफरेंस. सेकेंड कौन होगा, थर्ड कौन होगा, फोर्थ कौन होगा एंड देन फाइनली फिफ्थ कौन होगा. तो आप सीक्वेंस में उनको अलॉट करते हैं नंबर, प्रेफरेंस. आ रहा समझ? तो पहले राउंड में हम क्या करते हैं, कितने लोगों ने किसी एक व्यक्ति को पहले नंबर पे रखा. ठीक है, मान लो 100 लोग हैं और 5 कैंडिडेट हैं और 100 वोटर्स हैं. तो सबसे ज्यादा कैंडिडेट ए को मान लो 50 लोगों ने नंबर 1 पोजीशन पे रखा. तो आप देखोगे बाय डिफॉल्ट वो जीता हुआ कैंडिडेट है. ठीक है, तो उस तरह से काउंट किया जाता है. लेकिन पहले ही उसका कोटा निकाल लेते हैं कि हमें एग्जैक्ट कितने वोट पर हम मानेंगे कि वो जीत गया. 2 कैंडिडेट हैं तब तो 50 + 1 होते ही
पहला कैंडिडेट जीता हुआ माना जाएगा, 51 होते ही वो जीत गया क्योंकि एक ज्यादा है उसके पास। लेकिन 2 से ज्यादा कैंडिडेट होने पर फिर हमें कोटा निकालना पड़ता है कि मिनिमम कितना आएगा, तब विनर बोलेंगे हम। कोटा मींस कितने परसेंट मिनिमम चाहिए, जैसे आप बोलते हैं क्वालिफाइंग, वैसा बात करेंगे। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आएगा और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, तो बाकी लोगों का वोट ट्रांसफर हो जाता है एट द टाइम ऑफ काउंटिंग, यदि 2 से ज्यादा कैंडिडेट हैं तो, है ना। मान लो पहले राउंड में क्लियर नहीं हुआ कि किसको सबसे ज्यादा मिल रहे हैं, फिर हम सेकंड राउंड में जाएंगे, तो सेकंड राउंड में क्या करेंगे, पहले राउंड में जिसको सबसे कम वोट मिले उसको बाहर कर देंगे और उसको मिले हुए वोट हम ऊपर वालों को डिवाइड कर देंगे। कैसे होता है वो प्रोसेस बाद में समझाऊंगा मैं। तो ये नॉर्मल वोट सिस्टम नहीं है, आप जो डालते हो। The representatives of the princely states were to be nominated by the heads of the princely states। तो ये नॉमिनेशन से आने थे, तो ध्यान रखना नॉमिनेट कौन करने वाले थे, राजा महाराजा। तो बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया, कहा जो बनाना बनाओ, हमको कोई मतलब नहीं, ऐसे भी राजा थे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज टू बी पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी। तो ये ध्यान रखना, तो कुछ तो इलेक्शन से आ रहे थे और कुछ नॉमिनेशन से आ रहे थे, ये भी एक फैक्ट है। Moreover, the members were to be indirectly elected by the members of the provincial assemblies, who themselves were elected on a limited franchise। तो ध्यान रखिएगा ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिटेड फ्रेंचाइज, क्योंकि उस टाइम पीरियड में क्या था कि वोटिंग वाला सिस्टम, एक सेकंड, उस टाइम पर वोटिंग वाला सिस्टम आया नहीं था, मतलब क्लियरली हमारे पास पॉलिसी नहीं थी उसको लेकर। नो पेन काम नहीं कर रहा है, एनीवेज। तो ये ध्यान रखेंगे, ये क्यों बोला मैंने लिमिटेड फ्रेंचाइज, क्योंकि सभी को वोट डालने का राइट नहीं मिला था उस टाइम पीरियड, ओके। सो आप देख पा रहे हो कि यहां पर इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे हुआ था, जो प्रोविंसेस में असेंबली थी, जैसे छत्तीसगढ़ विधानसभा, तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा के लोगों ने चुन के कहां भेजा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए भेजा। इसीलिए इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन कहा जा रहा है, क्योंकि पब्लिक ने डायरेक्ट वोट नहीं डाला था। The elections to the Constituent Assembly for 296 seats allotted to the British India provinces were held in July-August 1946। तो ये टाइम पीरियड याद रखिएगा, कई बार आपको एग्जाम हॉल में बैठे बैठे ये कंफ्यूजन होता है कि इलेक्शन कब हुआ था, ठीक है। तो जो हमारे देश का इलेक्शन हुआ था पार्लियामेंट के लिए वो 52 में हुआ था, 51-52 में, और ये इलेक्शन पहले हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। द इंडियन नेशनल कांग्रेस won 208 seats, the Muslim League 73 seats, and the small groups and independent got the remaining 15 seats। तो ये भी एक कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। However, the 93 seats allotted to the princely states were not filled as they decided to stay away from the constituent assembly। तो जितने भी प्रिंसली स्टेट से आने थे वहां से कोई आया नहीं बेसिकली, तो वैसे भी खाली रहा। The Constituent Assembly held its first meeting on December 9, 1946। So that date is very important, ये भी याद रखेंगे आप। The Muslim League boycotted the meeting and insisted on separate state of Pakistan। और 2 स्टेट का कॉन्सेप्ट क्लियर था उनको कि हमें स्टेट चाहिए, अलग चाहिए। The meeting was thus attended by only 211 members, क्योंकि बाकी वो आए ही नहीं, ठीक है। तो उतना उनके लिए वेकेंट करके रखा गया। नाउ अब इसके जो ऑफिसर्स हैं वो उनसे भी क्वेश्चन आया हुआ है आपको। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, द ओल्डेस्ट मेंबर, वाज इलेक्टेड एज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस। तो ये प्रैक्टिस आज भी कंटिन्यूड है। जब हम लोकसभा को इलेक्ट करते हैं और लोकसभा जाकर जब बैठती है तो उन्हें ओथ लेना पड़ता। ऑल द न्यूली इलेक्टेड कैंडिडेट्स are supposed to take oath, and after taking oath they'll become member of parliament। Without taking oath we cannot say MP, but they'll be called as newly elected candidates। oath लेने के बाद ही MP बनेंगे, right? So that oath taking ceremony is administered by a speaker, but as such a speaker is not there। So we got the practice from French system, and these people are doing like senior member to be chaired that assembly, okay, and he'll administer all the
that ceremony, oath taking ceremony. Okay, so accordingly हमने उसे नाम दिया और हम कहते हैं उसको कौन सा स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर। क्लियर है? प्रोटेम स्पीकर हम बोलते हैं। सो द पर्सन हु इज सीनियर मोस्ट एज पर द एज दैट विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एज प्रोटेम स्पीकर। ये अभी भी होता है ना? प्रोटेम स्पीकर को ओथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट ओथ दिला देंगे। तो वो क्या हो गया? वो सबसे पहले मेंबर बन गए। वहां के मेंबर बनते ही उनको स्पीकर पे बैठा दिया, बट है वो टेम्परेरी स्पीकर। अब स्पीकर बन के वो क्या करेंगे? सब लोगों को ओथ दिलाएंगे। सब लोगों ने ओथ ले लिया। अब ओथ लेने के बाद इलेक्शन होगा। इलेक्शन अपने बीच में से किसी एक को इलेक्ट किया जाएगा स्पीकर के तौर पे, और डिप्टी स्पीकर का भी इलेक्शन होगा। दोनों का इलेक्शन होने के बाद ये जो प्रोटेम स्पीकर है ये वापस अपने मेंबर वाली चेयर पर जाकर बैठ जाएंगे, और स्पीकर यहां से वापस आके चेयर पर बैठ के प्रोग्राम शुरू करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान रखना, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ये स्पीकर आने के बाद दोबारा ओथ नहीं लेंगे। स्पीकर कौन बनेगा? मेंबर ऑफ दैट हाउस। मेंबर होना चाहिए उस स्पीकर जो भी बनेगा वो उस हाउस का मेंबर होगा, तब वो बनेगा स्पीकर। क्लियर है? तो उसने पहले ही ओथ ले लिया है मेंबर का। ओथ किसने दिलाया? प्रोटेम स्पीकर ने। अब वो स्पीकर बन गए, तो स्पीकर बनने के बाद फर्दर उनको ओथ नहीं लेना, क्योंकि ज्यादातर पोस्ट में क्या होता है, हमें ओथ लेनी पड़ती है। जैसे सीएजी बनने के पहले ओथ लेना है, या फिर सीजीआई ओथ लेना है। इसमें ओथ इसलिए नहीं लेना पड़ता दोबारा, क्योंकि मेंबर ही चेयरपर्सन बनेगा, मतलब स्पीकर बनेगा। सो एज अ मेंबर आपने ओथ ले लिया, तो अलग से पोस्ट के लिए कोई ओथ नहीं लिखा गया। इसलिए क्वेश्चन आता है कि वो बंदा कौन है जो अपने पोस्ट पे अपॉइंट होते हुए स्पीकर को आंसर टिक करना है, ओथ नहीं लेता, तो स्पीकर नहीं लेता। और बाकी पोस्ट में लिखा रहेगा, तो आपको टिक आउट करना है कि ये सब तो ओथ लेते हैं, स्पीकर इनमें से नहीं लेता। इज इट क्लियर? हाँ पूछो ना। किसी भी सिनारियो बोलने का मतलब ये हुआ कि अपने पोस्ट पे बैठने के पहले ओथ नहीं ले रहा, बट प्रोटेम स्पीकर लिया क्योंकि उस वक्त वो फ्रेश आया था, तो उसे कोई तो ओथ दिलाएगा ना। तो प्रेसिडेंट ने उनको ओथ दिलाया, वो मेंबर बन गए। मेंबर बने, ध्यान रखना, मेंबर का ओथ ले रहे हैं वो। ठीक है ना? हाउस में एंट्री कर रहे हैं, तो हाउस में एंट्री करने से पहले ओथ लेना है, तो ओथ लेने के लिए उन्होंने ओथ लिया, प्रेसिडेंट ने दिला दिया। अब ये बाकी लोगों को ओथ दिलाएंगे। कोई डाउट यहां पर? सेम रूल फॉलो होगा। अच्छी बात यह है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि 99% रूल दोनों के लिए सेम। 99, 1% कहीं एक्सेप्शन है, बताऊंगा मैं। जैसे 108 ज्वाइंट सीटिंग नहीं है, स्टेट्स में ज्वाइंट सीटिंग नहीं है ही नहीं ऑप्शन, जो डबल हाउस नहीं सब जगह। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शन है, बात करेंगे उसके बारे में। यहां तक क्लियर है? तो प्रोटेम स्पीकर की जो पोस्ट है वो सीनियर मोस्ट होने चाहिए। ये फ्रेंच प्रैक्टिस से हमने सीखा है, तो हमने उस टाइम पर भी ऐसे ही किया। और जब ये बन गए, ये साहब की फोटो है, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। असेंबली बोलने का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। और आप ही हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं। ठीक है? सिमिलरली बोथ एस.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णामाचारी वर इलेक्टेड एज दी वीपी ऑफ द असेंबली। तो 2 वीपी बनाए गए। इन अदर वर्ड्स द असेंबली हैड 2 वीपीज, वी.टी. कृष्णामाचारी एंड एच.सी. मुखर्जी। 2 लोगों को हमने बनाया। ऑन December 13, 1946, Jawaharlal Nehru moved the historic objective resolution in the assembly. It laid down the fundamentals and philosophy of the constitutional structure. This is very important. इसके बारे में बातचीत करेंगे हम लोग। अब संविधान क्यों चाहिए हमें, उसकी वैल्यू क्या है, उसके पीछे का दर्शन क्या है, और ये सब कहां लिखा होता है? फर्स्ट पेज में लिखा होता है।
आप जैसे कभी कोई बुक पढ़ते हैं तो प्रीफेस कहते हैं ना, बुक का प्रीफेस होता है। तो प्रीफेस में बेसिकली एक तरह से पूरे बुक का निचोड़ लिख दिया जाता है कि इस बुक में आगे क्या है, और यह बताया जाता है कि इसको लिखने के पीछे मेरा मोटिवेशन क्या है, इसको लिखने के पीछे की फिलॉसफी क्या है, और उन्हीं आदर्शों को या आइडियल कंडीशंस को लेकर जो हमने पास किया उसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा। डेट याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946, प्रेजेंटेड बाय नेहरू जी। और बाद में इसी को आप क्या नाम से जानते हैं? प्रियम्बल के नाम से जानते हैं। बाद में वही प्रियम्बल कहलाता, ठीक है। वेरियस फैक्ट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। इट रेटिफाइड द इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन May 1949। अब असेंबली ने परमिशन दिया कि भारत देश कॉमनवेल्थ का मेंबर बन रहा है। और कल मैंने बताया था कॉमनवेल्थ उन देशों का ग्रुप है जो ब्रिटेन के कॉलोनीज रहे हैं। क्लियर है? अब कॉलोनी जैसा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ये वेलफेयर के लिए या जस्ट लाइक एक रीजनल ग्रुप बनाया गया, और कोई पर्पस नहीं है इसका, जैसे खेलो कूदो टाइप का है ना, तो हम लोग स्पोर्ट्स भी कराते हैं। इट एडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 22, 1947। तो नेशनल फ्लैग हमारा एडॉप्ट हुआ जो आज की डेट में दिखता है आपको, है ना, बाद में बात करेंगे उसके डिटेल में। नेशनल एंथम, एंथम कौन सा है? और सॉन्ग वंदे मातरम, ठीक है। 24 जनवरी 1950, सेम 24 जनवरी 1950 एंड सेम 24 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको चुन लिया गया। क्लियर है? अब ये डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बिकॉज प्रेसिडेंट को हमने 26 जनवरी के आने के पहले ही चुन लिया। उसका रीजन है कि जब हम कहते हैं रिपब्लिक, तो रिपब्लिक होने के लिए हमारी शर्त है कंट्री हेड शुड बी इलेक्टेड। कंट्री हेड, या एक और शब्द है हमारे पास स्टेट हेड। सो वी हैव टू हेड्स, वन इज कंट्री हेड, अनदर वन इज गवर्नमेंटल हेड। हु इज द गवर्नमेंटल हेड? प्राइम मिनिस्टर। तो उस वक्त टेम्परेरी तौर पर तो थे, लेकिन हमारे पास इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं थे उस टाइम पीरियड। सो प्राइम मिनिस्टर इज द गवर्नमेंटल हेड एंड प्रेसिडेंट इज स्टेट हेड और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी कहा जाता है। क्लियर है? एंड इस पोस्ट को हमने नॉमिनल बनाया। तो आप देखोगे जब 26 जनवरी हमको रिपब्लिक डिक्लेयर करना है, तो उसके पहले इनका इलेक्ट होना जरूरी था। तो हमने इनके इलेक्शन का पूरा प्रोसेस 24 जनवरी को ही पूरा कर लिया था, ताकि ये आए, सीधे ओथ लें, और ओथ लेते ही क्या होगा? हमारा देश रिपब्लिक हो गया। तो सबसे पहली कंडीशन हमने कोई फुलफिल की हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो रिपब्लिक है। क्योंकि घर के जो हेड हैं, यदि वही तैयार नहीं है तो बाकी घर बनाने का कोई सेंस नहीं। तो हमने घर के मुखिया को सबसे पहले घर के अंदर प्रवेश दिया और उन्हीं के हाथों देश की चाबी सौंप दी। इसीलिए रिपब्लिक सिस्टम, जब आप कहते हो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो रिपब्लिक डे कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, हम पढ़ते हैं बचपन से स्कूल में, यही सिखाया, दैट इज ट्रू। बट उसके पीछे लॉजिक क्या है? तो रिपब्लिक इसलिए हुए हम बिकॉज राष्ट्रपति इलेक्ट हुए। तो आप बोलेंगे सर राष्ट्रपति इलेक्ट हुए, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो उस दिन अप्लाई किया हमने। तो कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई करोगे तो पहला एप्लीकेशन क्या है? रिपब्लिक होना। रिपब्लिक थे नहीं, तो रिपब्लिक कराने के लिए हमने प्रोसेस पूरा कर लिया पहले ही, उनको बचा के रखा और बोला आप ओथ लेंगे और मामला आगे बढ़ेगा। तो ओथ लेते ही हमारा देश रिपब्लिक में उसका स्विच ऑन हो गया, हम रिपब्लिक कहलाए। बट और रिपब्लिक होते ही बाकी फिर सिस्टम आपका अप्लाई होना शुरू हो जाता है। नो नो नो, डायरेक्ट इलेक्शन से तो अभी भी नहीं आते, उस टाइम पर भी नहीं आए थे। क्लियर है? बेसिकली इनडायरेक्ट इलेक्शन से ही इनको लाया गया। और इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब कहां पर होगा? विधानसभा और पार्लियामेंट दोनों लोग वोट डालते हैं। कैसे होगा मैं समझाऊंगा आपको। इज इट क्लियर? ठीक है। तो आप देखोगे कि रिपब्लिक होने के पीछे, अच्छा मैंने कल परसों आपको समझा दिया था 26 जनवरी हमने क्यों चुना? बिकॉज वो 1930 का सेलिब्रेशन था, कंप्लीट फ्रीडम, पूर्ण स्वराज नेहरू जी ने अनाउंस किया था।
So we celebrated that day as a complete freedom day on 26th January 1930. So remembrance of that day was converted as Republic Day of India. So हम बचपन से यही पढ़ते हैं कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, इंप्लीमेंट हुआ. दैट इज ट्रू. बट आपको ये एक स्टेप आगे बढ़ के याद रखना है कि रिपब्लिक मीन्स व्हाट. यहां तक ठीक है? हाँ पूछो. हाँ जी बच्चे, एक्चुअल इलेक्शन मायने नहीं रखता, ओथ लेना मायने. तो ओथ कब लोगे? जब आपका इलेक्शन पूरा हो चुका होगा. अभी भी ऐसे ही होता है कि मान लो जो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट है, जिस दिन उनका लास्ट डेट होता है, ठीक है, उसी दिन ये ओथ लेते हैं. तो वो बाहर चले जाएंगे, ये एंट्री ले लेते हैं लास्ट डे. इसके पहले इलेक्शन पीछे हो रखा है कंप्लीट कि कौन कैंडिडेट बनेगा, ये कैंडिडेट फाइनल है हमारा. अब वो इलेक्शन एक हफ्ते पहले हो गया हो या एक रात पहले हुआ हो, क्या फर्क पड़ता है? ओथ की डेट इंपॉर्टेंट. उसके पहले कानून यही कहता है कि उसके पहले आपका इलेक्शन प्रोसेस हो जाना चाहिए. क्योंकि ऐसा नहीं ना कि चलो ताली बजाओ और इलेक्ट हो गए, ऐसा नहीं. लंबा चौड़ा प्रोसेस है. स्टेट में वोटिंग होती है, काउंटिंग होती है, बहुत कुछ, और मैनुअल है सब. ईवीएम भी नहीं है, मतलब बैलेट पेपर पे इलेक्शन होता है, तो टाइम तो लगता है. वो सब बैलेट बॉक्स दिल्ली भेजे जाते हैं, इलेक्शन कमीशन के पास इकट्ठा होता है. तो लंबा चौड़ा प्रोसीजर है. पहले जाएंगे लोग लाने के लिए. हमारे यहाँ से जो स्टेट बॉडी है इलेक्शन कमीशन में, वो लोग लाने जाएंगे, बॉक्स लेकर आएंगे, प्रॉपर फ्लाइट में ऐसे बगल में बैठा के रखते हैं बॉक्स. मतलब उतना वो सेफ करके लाना पड़ा. ऐसे कोई ग्लास का बना है ऐसा नहीं, बट उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है. और वो भी किसका इलेक्शन हो रहा है? प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है. तो उसको उतना वैल्यू दिया जाता है. तो ये बंदे फ्लाइट में, अब फ्लाइट है आजकल, तो फ्लाइट की सुविधा, नहीं तो फ्लाइट का कोई बहुत लेना देना नहीं है ना. कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बस. तो जाएंगे, लेकर आएंगे बॉक्स वगैरह, सारा सिस्टम वहां से इलेक्शन कमीशन अलॉट करेंगे और फिर लेकर आते हैं और विधानसभा में इलेक्शन होगा. फिर वो बॉक्स बंद करेंगे, सील करेंगे एंड अगेन छोड़ कर आएंगे वहां पर दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के पास. ऐसा होता है. और फिर उसके बाद एक साथ काउंटिंग शुरू होती सभी जगह की. ठीक है? हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ठीक है? अब तो देखो, अब चूंकि पहली बार शुरू हो रहा था, तो आप बोलेंगे सर सीजीआई को कौन ओथ दिलाया था? आ रहा समझ में? तो उस टाइम पर हमने बहुत सारे टेम्परेरी काम किए थे. इसीलिए तो हमने क्या किया था, पार्लियामेंट बना दिया था. मतलब जो असेंबली है उसको डबल रोल दिया ना हमने. भाई एक बार तो शुरू करते वक्त तो आपको टेम्परेरी स्टार्ट करना पड़ेगा, बाद में आप फाइनल जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग चलोगे. एक बार कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हो गया, उसके सिस्टम से चलेगा. सिस्टम को एक बार चालू करने के लिए कुछ तो करना पड़ता है. ठीक है, बढ़ो आगे. On January 24th, 50, the assembly held its final session. It, however, did not end and continued as the Provisional Parliament of India from January 26 to 1950 till the formation of new Parliament after the first general election in 1951-52. क्या बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही बोला गया कि आप पार्लियामेंट के तौर पे काम करते हो, क्योंकि पहले भी वही काम कर रहे थे. आ रहा समझ में? शर्त ये थी कि जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को हम सब एडॉप्ट कर लेंगे, एडॉप्ट वाला साइन कर देंगे, उस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भंग हो गई. अब अगला काम कैसे होगा? अब आपने जैसी साइन किया, सब लोगों ने एडॉप्ट किया, एडॉप्ट करते ही कॉन्स्टिट्यूशन का स्विच ऑन हो गया. क्लियर है? अब उसमें एक कॉमा भी हटाना है तो कैसे हटेगा? जो प्रोसीजर लिखा है विद द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट. और वो अमेंडमेंट करने का राइट अब किसके पास है? पार्लियामेंट के पास. और पार्लियामेंट है नहीं, क्योंकि इलेक्शन होना था. तो इलेक्शन होने तक पार्लियामेंट, प्रोविजनल पार्लियामेंट बनाकर रखा गया असेंबली को. इसीलिए वो असेंबली के लोग कंटिन्यू थे 2 साल और, क्योंकि 2 साल लगे. पहले इलेक्शन बहुत धीमे होते थे. ऐसा नहीं आज मतलब आज हुआ ईवीएम से वोट डाले और कल गिनती हो गई. पहले बहुत स्लो होता था, आना जाना बहुत सारा टाइम टेकन, है ना, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी. तो 2 साल लगे इलेक्शन होने में. आ रहा है समझ में? तो ये भी स्टेटमेंट आपको प्री में पूछा जा चुका है यूपीएससी में. बहुत ध्यान से पढ़ना है पढ़ते वक्त कि कब क्या हो रहा है, ताकि एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन ना हो. और एग्जाम हॉल में सबसे
बड़ा दुख तब होगा आपको, अपने आप को होगा, दूसरे को नहीं होगा, है ना, कि मैंने पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा है, क्योंकि आपकी आंखों से स्कैन तो हुआ था लेकिन एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रहा, और वो क्वेश्चन डेफिनेटली आपका गलत होता है, क्योंकि आप आधे कॉन्फिडेंस में टिक करके आते हो और आपने एक तो पढ़ने में टाइम भी लगाया और उसको याद भी नहीं किए, तो दो चीजों से गए आप, एक तो नंबर भी गया और टाइम जो लगाया था वो भी वेस्ट हुआ। इसलिए जब जो पढ़ो ऐसा पढ़ो कि कॉन्क्रीट रहे, ऐसे मत पढ़ो इसको बाद में फाइनल करूंगा, नो, यदि कोई चीज पढ़ना है तो याद करने के लिए पढ़ो, याद नहीं कर पा रहे हो तो मत पढ़ो, सिंपल रूल है। नहीं तो टाइम वेस्ट कर रहे हो ना आप, क्योंकि एग्जाम में तो काम आया नहीं, गलती करके आए क्वेश्चन, तो पढ़ा क्यों आपने, दूसरे फैक्ट्स पढ़ते आप। तो सिंपल रूल है, जब जिसको पढ़ो उसको रिवीजन चाहिए। आपका ह्यूमन ब्रेन अनलिमिटेड नहीं है, एआई नहीं है, सुपर कंप्यूटर नहीं हो आप, तो ध्यान रखना रिवीजन बार बार चाहिए। बढ़ूं आगे, तो ये साइन करने की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, सभी लोग साइन कर रहे हैं। नाउ सम कमेटीज, अब ये कमेटी क्या थे, फंक्शनिंग के लिए बना दिया कि एक कमेटी, दो कमेटी, तीन कमेटी, सब अलग अलग ग्रुप में कमेटीज बना दिया गया। यूनियन पावर्स कमेटी, नेहरू जी, मतलब दैट वाज हेडेड बाय नेहरू जी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन नेहरू जी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, सरदार पटेल। देखो कुछ चीजों को तुक्का मार सकते हो आप, पटेल जी को सारे काम स्टेट्स वाले दिए गए, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इंटीग्रेशन किया, किसका, स्टेट्स का इंटीग्रेशन किया। तो स्टेट वाला जो भी मैटर थे, एक तो गृह मंत्री थे, है ना, तो स्टेट रिलेटेड कोई भी काम इन्हीं के हाथ में जाता था। तो आप तुक्का भी लगा सकते हो कि अच्छा प्रोविंस का मतलब है कि पटेल जी के पास रहो। ड्राफ्टिंग कमेटी, यस दैट वाज गुड वन, बड़ी कमेटी थी और बहुत बड़ा रोल था अंबेडकर जी का। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, सरदार पटेल को ही बनाया गया था। देन ड्राफ्टिंग कमेटी, among all the committees of the Constituent Assembly, the most important committee was the drafting committee set up on August 29, 1947। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, डेट पूछा इन्होंने, ठीक है। It was this committee that was entrusted with the task of preparing a draft of the new constitution। इन्हीं को ही फाइनल ड्राफ्ट करने कहा गया था। So 7 members were there, अंबेडकर जी एज अ चेयरमैन, एन गोपालस्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव। अब इन्होंने रिप्लेस किसको किया था, बीएल मित्तर को रिप्लेस किया था, हु रिजाइन ड्यू टू इल हेल्थ। एंड 7 मेंबर थे टीटी कृष्णामाचारी, ये भी आए थे, ही रिप्लेस डीपी खैतान हु डाइड इन 1948। तो ये क्वेश्चन स्टेट्स में पूछा जा चुका है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के एक सदस्य जिनकी डेथ हुई थी वो कौन थे, तो डीपी खैतान वाज देयर। ओके, सो दीज पीपल वर देयर, 7 मेंबर्स कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी। And Constitution adopted on 26 November 1949 contained a preamble, 395 articles and 8 schedules. So initially it was adopted with 395। आज भी लास्ट नंबर हमारा क्या है, 395 है। उसके अंदर अंदर अमेंड करके ऐसे देखोगे तो मोर देन 500 हो गया, क्योंकि अंदर अंदर अमेंड किया, बट नंबर लास्ट हमारा 395 है आज भी। Got it? And 8 schedule, now we have 12 schedules. And what was that? Yes, that's it. The preamble was enacted after the entire constitution was already enacted. तो लास्ट में इसको enact किया। Some provisions of the constitution pertaining to citizenship, election, provisional parliament, इन सबको हमने 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया। So these articles are 5, 6, 7, 8, 9 related with citizenship। citizenship के आर्टिकल चालू होते हैं 5 to 11 वहां तक है, तो उनके कुछ आर्टिकल्स हमने अडॉप्ट कर लिए। 60, 324 इलेक्शन कमीशन, 324, 366, 7, 79, 80, 88, 91, 92, 93 इतने को हमने अडॉप्ट कर लिया था। अब इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में पूछेगा, कुछ चीजों को छोड़ने भी आना चाहिए। सी, आप सारा कुछ याद कर लोगे ऐसा पॉसिबल नहीं। ऐसा होता तो यूपीएससी में लोगों को मार्क्स है ना 200 में से 150 आने चाहिए। तो सिर्फ प्री पास करना है, ध्यान रखना, टॉप नहीं करना। प्री में इतना ही पढ़ लेना है कि जिससे पास हो जाओ, बाकी जो भी पढ़ना मेंस के हिसाब से।
तो जरूरी नहीं कि इतने सारे फैक्ट्स रटते बैठो। मान लो एक आध बार आ ही जाए तो अगली बार आप सोचोगे सर इतना सारा फैक्ट याद रखना है क्या, मत याद करो, छोड़ दो उसको, क्या दिक्कत। भाई 30% क्वेश्चन आप छोड़ने के लिए भी तो बना रहे हो, मतलब छोड़ना आपको नहीं बनेंगे वापस, तो उनमें इस तरह के क्वेश्चन डाल दो जो छोड़ने वाले। The remaining provisions, the major part of the constitution came into force on January 26, 1950. This day is referred to in the constitution as the date of its commencement and celebrated as the Republic Day. Okay, so that was the last. And interim government में कौन कौन मेंबर्स थे, इससे भी 2 से 3 बार सवाल आ चुका है। लास्ट 20 इयर्स में देखोगे तो अब तक मुझे लगता है 3 बार पूछा जा चुका। क्लियर, कौन किसके पास क्या चार्ज था। कई बार क्या होता है यूपीएससी एकदम सिंपल स्टेटमेंट देकर पूछ लेती। एक बार आ चुका है, जैसे राजेंद्र प्रसाद वाला आया हुआ है। नेहरू जी के पास क्या था, उस वक्त वीपी थे काउंसिल के, एंड एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ था उनके पास। 46 की बात हो रही। वल्लभ भाई पटेल होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर, डॉक्टर जॉन मथाई इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज, जगजीवन राम लेबर, सरदार बलदेव सिंह डिफेंस, सीएच भाभा वर्क्स माइंस एंड पावर। 3 डिपार्टमेंट था आपके पास। लियाकत अली खान, ये कौन थे, मुस्लिम लीग के थे। तो हमने इनका रोना देख के इनको इंपॉर्टेंट दिया था डिपार्टमेंट, कहा भाई फाइनेंस रखो, थोड़े खुश रहो, क्योंकि फाइनेंस क्या होता है, इजी नहीं होता। और जिसको फाइनेंस मिलता है, आप देखोगे स्टेट्स में ज्यादातर फाइनेंस कौन रखता है अपने पास, सीएम रखते हैं। जैसे अभी देखोगे, अभी तो ओपी चौधरी सर हैं, इसके पहले जब भूपेश बघेल की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने खुद अपने पास रखा था। तो फाइनेंस जनरली, लेकिन नेशनल में ऐसा होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर अलग ही होगा बाय डिफॉल्ट। क्लियर है। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, फॉरेन अफेयर्स है, ये 4-5 बड़े प्रोफाइल होते हैं। और फाइनेंस जिसके पास है उसको किस बात की चिंता। क्लियर है। तो आप देखोगे कि फाइनेंस और होम ये बिल्कुल लेफ्ट राइट हैं पीएम साहब के। तो आज की डेट में मैडम है और उधर अमित शाह है। तो ये आए नहीं, ज्वाइन नहीं किए, ये मुस्लिम लीग वाले थे, है ना। अब्दुल रब निश्तर पोस्ट एंड एयर, आसफ अली रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, सी राजगोपालाचारी एजुकेशन एंड आर्ट्स, देन आई चुंद्रीगर कॉमर्स था, गजनाफर अली खान हेल्थ था, एंड जोगिंदर नाथ मंडल के पास लॉ था। ठीक है। अब इनमें से बहुत सारे लोगों के बच्चे आप देखोगे आज भी एमपी एमएलए है, क्योंकि पॉलिटिकल चीजें विरासत में मिली है ना। तो बहुत सारे लोगों को आप देख सकते हो कि आज भी वो लोग हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी वो इलेक्शन लड़ते जा रहे हैं। अखबारों में आता है तभी डिटेल, अब लेकिन यूपीएससी नहीं पूछेगी, इसलिए फैमिली हिस्ट्री नहीं लिखना है आपको। ठीक है ना। नाउ फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया 1947, अब वो इंटरिम, अब फर्स्ट। तो नेहरू जी के पास एक्सटर्नल अफेयर्स था पहले भी, कॉमनवेल्थ, साइंटिफिक रिसर्च नया आ गया इनके पास, और इन्होंने अपने पास रखा। यही रीजन है कि इस रिसर्च के कारण हमारे देश में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसरो और जितने भी हमारे एक्सपेरिमेंट दिखते हैं वो सब इनकी वजह से खुल पाए, क्योंकि इनका विजन बहुत क्लियर था। और यदि हम कम पढ़े लिखे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देते या किसी और को इनकी जगह चुन लिया है, उस टाइम के हिसाब से ही वॉज द बेस्ट। ठीक है ना। और इन्होंने संभाला भी देश को, नहीं तो आप सोच कर देखो पूरा घर बिखरा पड़ा है, लोग भूख से मर रहे हैं। ऐसे हालत में आपको प्रधानमंत्री बनना है, उसमें भी खाना भी खिलाना है और इधर स्पेस पे भी काम करना है, फॉरेन अफेयर्स भी संभालना है और इधर स्टेट्स डिसऑर्गेनाइज होने की तैयारी में उनको भी देखना आप। तो ऐसे ढेर सारे चैलेंजेस हैं उनके फ्रंट पे। क्लियर है। और कभी भी जब आपको पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और इसीलिए अभी आप देखोगे पॉलिटिकल कंपैरिजन होता है, दैट इज नॉनसेंस, टोटली नॉनसेंस, उसकी जगह ही नहीं है। अभी कोई भी, मतलब कांग्रेस के ही कोई भी बंदे नेहरू जी को की बराबरी नहीं कर सकते। तो जो टाइम मिलता है दैट वाज इंपॉर्टेंट उस टाइम पीरियड में। हाँ, अभी जो प्रधानमंत्री मोदी जी अभी के टाइम में कर रहे हैं, बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। हम कंपेयर करें आज से 50 साल आगे कोई प्रधानमंत्री बनेगा कि देखो मोदी जी ने बिल्कुल काम नहीं किया, तो बेवकूफी है भाई। आज से 50 साल सिस्टम कितना एडवांस हो जाएगा।
आपको एक फोन उठाना है, काम करवाना है, मेल पर चेक करना है, तो आप सिनारियो भी देखो ना, इसीलिए कंपैरिजन गलत होता। ना इंदिरा गांधी को मोदी जी से कंपेयर करना चाहिए कि इंदिरा गांधी वाज ग्रेट, वो टाइम पीरियड अलग था। वॉर में भी वो उस वक्त ऐसे खड़ी थी कि उस वक्त कोई और टॉपिक था नहीं हमारे पास। क्लियर है? अभी इंटरडिपेंडेंसी इतनी ज्यादा, तो अभी के डिसीजन को इंदिरा गांधी के साथ कंपेयर करना मूर्खता, क्योंकि वो सिनारियो अलग था। उस वक्त वो बोल पाई कि जिसको आना आ जाओ, बाकी हमें जो करना हम करेंगे। लेकिन आज ऐसा हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं बोल पाते। उसके अपने रीजंस हैं, क्योंकि हमारी अपनी डिप्लोमेसी अलग है, इंटरडिपेंडेंसी ज्यादा है। आप देखो क्या सामान है जो बाहर से नहीं आता है, सब कुछ हम बाहर से मंगा रहे हैं, तो आप इतना बड़ा पंगे नहीं ले सकते, और वॉर में बहुत दिनों तक देश को झोंक नहीं सकते। ठीक है? एनीवेज, हालांकि सभी के अपने अपने फैक्ट्स अपनी जगह सही है, लेकिन कंपेयर नहीं कर सकते। सो कुल मिला के, खासकर तब जब देश शुरू हो रहा था, उस वक्त सोचो ना क्या क्या आपके सामने चैलेंजेस थे, और ब्रिटिशर्स कुछ चीजों को करके गए थे, बाकी सारी चीजें ओपन पड़ी थी। आपको सब कुछ समेटना था और नए सिरे से शुरू करना था। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड स्टेट्स फाइनली दे दिया गया उनको। प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद साहब के पास फूड एग्रीकल्चर पहले भी था। मौलाना अबुल कलाम आजाद फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देन डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, आर.के. शनमुगम चेट्टी फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस, ही वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, है ना, ध्यान रखना। देन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर लॉ था आपके पास, जगजीवन राम लेबर था, सरदार बलदेव सिंह डिफेंस, राजकुमार अमृत कौर फर्स्ट लेडी एंड दी ओनली लेडी हेल्थ मिनिस्टर, सी.एच. भाभा कॉमर्स था, रफी अहमद किदवई कम्युनिकेशन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज, वी.एन. गाडगिल के पास वर्क्स, माइंस एंड पावर था। ओके, तो दोनों तरफ 14 थे, याद रखेंगे, यहां भी 14 और उसमें भी 14। पूछिए। नहीं, ये फर्स्ट कैबिनेट आजादी के बाद। इसको इसलिए ऐसा बोलेंगे कि यहां से हमारे पार्लियामेंट की शुरुआत हो चुकी थी। आ रहा समझ में? तो हम कैसे आए थे? इनडायरेक्ट इलेक्शन से आए थे, संविधान बनने के पहले की सरकार। तो इसको फर्स्ट कैबिनेट क्यों बोला जा रहा है? आफ्टर इंडिपेंडेंस। आ रहा समझ में? आफ्टर इलेक्शन वो तो 52 में आई सरकार, तब तो और फोलियो बदल चुका था। वो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि 52 में, हाँ कभी पढ़ने मिल जाए तो उसको पढ़ लो। 52 में किसके पास क्या प्रोफाइल था वो भी आप देख सकते हो, इलेक्शन, प्रॉपर इलेक्शन। लेकिन वो क्या हो गया, अब वो आपके जनरल इलेक्शन में आ गया। आ रहा समझ में? आप उसको याद रखो या मोदी जी वाला याद रखो, वो सब फिर ढर्रे में फैक्ट्स हर साल बदलने लगे। ये तो वो है ना जब देश तैयार हो रहा है, इसीलिए वहां से क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन यहां से आते, क्योंकि अभी प्रॉपर इलेक्शन हुआ नहीं थे। तो ये इलेक्शन कैसे हुए थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए हुए थे, और सेम असेंबली को हमने क्या कर दिया था, पार्लियामेंट का भी रोल दिया था, और हाफ डे वो लोग असेंबली चलाते थे, हाफ डे पार्लियामेंट चलाते थे। आ रहा समझ में? तो जैसे स्पीकर भी थे उस टाइम पे, जब पार्लियामेंट चलाते थे तो जीवी मावलंकर स्पीकर बन जाते थे। तो ऐसे स्पीकर का रोल अलग था, क्योंकि बिल पास करना होता था। तो बहुत सारे बिल भी पास किए हमने उस टाइम पीरियड में। कानून, क्योंकि कानून बनाना हमने सीख लिया था, हमें अंग्रेज मतलब जो ब्रिटिश वाला टाइम था उस टाइम पे हमने सीख लिया था कि पार्लियामेंट कैसे काम करती। फिर हम उनके सिस्टम को देखते थे, ब्रिटेन में कैसे काम होता था, तो सारा ही कुछ तो रेप्लिका है हमारे देश में। इज इट क्लियर? ठीक है। सो ये आपके फैक्ट्स हैं बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड। कोई डाउट और है तो पूछ सकते हैं, बाकी ये मैं आपको भेज दूंगा, है ना। बाकी नोट्स और बुक्स में सब जगह यही फैक्ट्स हैं, कोई मैंने नए फैक्ट्स नहीं लिखवाए हैं, एक जगह बस करके आपको दे दिया, ऐसा समझ लीजिए। और इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, आपको ब्रेक दे देता हूं मैं, जस्ट आपको बता दूं नेक्स्ट हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स करेंगे। अब यहां तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया, ठीक है, देश में गवर्नमेंट आ गई। अब पॉलिटी आपका एक्चुअल चैप्टर चालू होंगे, खासकर प्रीएम्बल से, और इसके फीचर्स वगैरह हम स्टार्ट करेंगे। उसके पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं,
टर्मोलॉजीज के फॉर्म में, वो हम लोग पढ़ेंगे। आप ब्रेक लेकर आओ, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं उसको, ठीक है।